और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दुबई से, जहां एशिया कप चल रहा है और पाकिस्तान के जियो न्यूज़ के हवाले से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान एशिया कप में आज का मैच नहीं खेलेगा। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे सहयोगी विपिन भट्ट हमसे जुड़ गए हैं। बताइए विपिन जी, क्या हुआ है? तो देखिए, थोड़ा सस्पेंस बरकरार है। अभी फिर एक और खबर आई है कि पीसीबी ने खुद कहा है कि हो सकता है मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हो सकता है, उन्होंने ऐसा कहा है। अब पूरा मामला ये है कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं मैच रेफरी, उन्हें हटाने की मांग थी कि ये हटाइए। और ये मुद्दा कहाँ से आया? ये जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, भारतीय कप्तान ने ना टॉस के वक्त हाथ मिलाया, ना मैच जीतने के बाद हाथ मिलाया। पाकिस्तानी टीम पहुंची आईसीसी रेफरी से शिकायत करने, लेकिन उन्होंने इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, कल का देखिए आप, मंगलवार को भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शेड्यूल्ड थी, जो कि मैच के एक दिन पहले होती है, वो पाकिस्तानी टीम ने नहीं की। तब से इस बात को हवा मिल रही थी कि पाकिस्तानी टीम नाराज़ है और वो शायद पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट कर दे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर प्रैक्टिस करने के लिए आ गए, तो बात थोड़ी डाइल्यूट हो गई। आज 8 बजे मैच शुरू होना है, तो अभी तक तो टीमें आ जाती हैं स्टेडियम के अंदर। 7:30 बजे टॉस हो जाएगा, लेकिन खबरें ये हैं कि पाकिस्तान की टीम तो होटल से ही नहीं निकली है। तो ऐसा होता नहीं है अक्सर। अब जब ये चर्चा उठी कि क्या आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, जियो न्यूज़ ने कह दिया कि ये तो शायद पाकिस्तान मैच खेलेगी नहीं। हालांकि जियो न्यूज़ के हवाले से खबर चल रही थी, तो अब पीसीबी ने आके क्लियर किया कि हो सकता है कि मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हो। तो क्या पीसीबी की कोई बातचीत आईसीसी के साथ चल रही है? क्या मैच के रेफरी इन वक्त पे बदल जाएंगे या नहीं भी बदलेंगे? तो जैसे कल एक स्टांस लिया पाकिस्तान ने कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर प्रैक्टिस के लिए आ गए। आज भी ऐसे ही कि वो अपना विरोध शायद इसी तरीके से दर्ज कराएं कि हम लेट आ रहे हैं, हम नाखुश हैं, हम नहीं खेलेंगे। तो देखना होगा कि क्या 1 घंटे बाद वो पहुँचते हैं। लेकिन मामला पूरा यही है। और पाकिस्तान अगर सीधे तौर पे नहीं, अगर उसे लग रहा है कि शायद हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, तो वो इनडायरेक्टली अपनी नाराज़गी जताने की कोशिश कर रहा है। उस दिन जिस तरह की बेइज्जती उन्होंने ग्राउंड पर झेली, ये उसका एक्सटेंशन है। अब देखते हैं कि आगे मैच होता है कि नहीं। चलिए, तो मामला जो है वो क्रिकेट का कम और पॉलिटिक्स का ज़्यादा हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन जी। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक और खबर, आज की ताज़ा खबर और बड़ी खबर, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जो किसान पराली जलाते हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान खास हैं क्योंकि हम उनकी वजह से खाना खाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते। असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं असीम, बहुत सही समय पर पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। जी मनोज, सही कहा। जल्दी अक्टूबर महीने की शुरुआत होने वाली है और ये वही महीना है जब की दिल्ली की सांसें थमने लगती हैं। चारों तरफ पोल्यूशन होता है, पराली का भी पोल्यूशन होता है। तो इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट एक पोल्यूशन से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था। तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये मानते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम उनकी वजह से खाना खाते हैं, लेकिन अगर हम पर्यावरण से प्यार करते हैं तो हमको उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको उनको कड़ी सजा देनी पड़ेगी। क्यों नहीं हम कुछ किसानों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिससे कि एक मिसाल कायम होगी और बाकी लोग भी पराली जलाना छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम कई सालों से अपना आदेश लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पराली जलाने की घटनाओं में कोई हमें कमी देखने को नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि किसान हमारे लिए बिल्कुल खास है, लेकिन हमें कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और उनके ऊपर पेनल्टी लगा करके, अगर ऐसा हो सकता है। ये भी बता दूं कि पिछले 2018 से सुप्रीम कोर्ट लगातार दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन कम करने के लिए लगातार कई ना कई आदेश देता रहा है। 10 साल से लेकर के 15 साल पुरानी गाड़ियां बंद की गई हैं। उसके साथ साथ पराली जलाने को लेकर भी कई सारे आदेश आए, लेकिन अभी तक पोल्यूशन में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली है। और जल्दी अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है, तब देखना होगा कि वहां पराली कितनी जलती है और कितना वहां पर पोल्यूशन फैलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है जिसमें कहा गया कि किसानों को जेल में डाल दिया जाए तो कुछ पर्यावरण में कुछ हमें असफाई देखने को मिल सकती है। चलिए, आप बने रहिए असीम, आपके पास फिर से आएंगे। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। पहली बार ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो दिखाई देगी और रंगीन फोटो से वोटर्स के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार की पहचान करना आसान हो जाएगा। सीरियल नंबर को भी स्पष्ट तौर पर दिखाया जाएगा। कौन सा नंबर किस उम्मीदवार का है, ये साफ साफ लिखा होगा।
और 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी में कटौती का फायदा सभी लोगों को मिल सके, आम इंसान को मिल सके, इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने आज ई कॉमर्स कंपनियों और एफएमसीजी कंपनियों के साथ बैठक की है। सरकार ने कंपनियों को जीएसटी कटौती से मुनाफा नहीं कमाने की चेतावनी दी है। ज़्यादा डिटेल के लिए एक बार फिर से चलते हैं असीम के पास। असीम, क्या माना जाए, सरकार अपना काम कर रही है, जीएसटी कट लागू होने से पहले तो एक तरह का दबाव बनेगा और कंज्यूमर को फ़ायदा मिलना चाहिए। जी सही कहा आपने। बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कटौती की घोषणा हो चुकी है। 22 सितंबर से लागू होना है और उसको लागू होने में महज कुछ चंद दिन ही बचे हुए हैं। तो इसको लेकर के आज कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक बुलाई थी। इस बैठक के अंदर एफएमसीजी कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां और बड़े रिटेलर जो है वो शामिल थे। तो यहाँ पर उनको निर्देश दिए गए कि आप इस जीएसटी कटौती में आप मुनाफा कमाने की ना सोचे, आप इसका सीधे सीधे फायदा ग्राहकों को दे। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि हम इसकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। हम लोगों ने आपको पहले ही निर्देश दे दिए कि आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एमआरपी घटा करके दिखा सकते हैं, उसके ऊपर आप एडिशनल स्टिकर चिपका करके बेच सकते हैं। हम इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और आपको एक चेतावनी है कि आप इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं और यहाँ पर मुनाफा करने की बिल्कुल भी ना सोचें। शुक्रिया आपका असीम। और त्योहारों से पहले कस्टमर्स, ई कॉमर्स कंपनियां अब गुमराह नहीं कर पाएंगी कस्टमर्स को। सभी कंपनियों ने डार्क पैटर्न पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे से बातचीत की है असीम मनचंदा ने। अभी आपने एआई के स्टैंडर्ड्स की बात की, खासतौर पे एआई को लेकर के बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, आपने उसकी भी बात की। तो किस तरह से ये एआई को हम यूज़ कर इस स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करके या फिर लीगल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ों को रोक सकते हैं? 13 तरह के डार्क पैटर्न्स इस्तेमाल में देखे जा रहे हैं। सभी ई कॉमर्स एंटिटीज़ 3 महीने के अंदर सेल्फ ऑडिट करें कि उनका जो सिस्टम है क्या वो किसी प्रकार से डार्क पैटर्न को एम्प्लॉय तो नहीं कर रहा है। तो अभी मुझे बहुत सारे जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं उन्होंने अपना ऑडिट पूरा कर लिया है। कई लोगों ने थर्ड पार्टी ऑडिट किया है और वो अपने इंफॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो राइट नाउ फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो उम्मीद करें कि डार्क पैटर्न वहाँ पर नहीं देखने को मिले कंपनियों निश्चित के? रूप से, बिल्कुल। और डार्क पैटर्न्स नहीं यूज होना चाहिए। अपनी इस जिम्मेदारी को ई कॉमर्स एंटिटीज़ भी समझ रहे हैं। जहाँ कहीं भी ये वायलेशन पाया जाएगा निश्चित रूप। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश और दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। पीएम के जन्मदिन के मौके पर देश भर में जन कल्याणकारी योजनाओं का आगाज हुआ है। आज ही देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं रक्तदान कैंप लगे हैं तो कहीं स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इन कार्यक्रमों में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो किया। धार से पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत की। इससे पहले वो अलग अंदाज में नजर आए। वो खुली गाड़ी में सभा स्थल पर पहुंचे। गाड़ी में उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे। वहां मौजूद लोगों ने फूलों से पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने बंदनवार तहसील के भोंसला गांव में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी। धार में पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, ये परमाणु धमकी से नहीं डरता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही
देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर शाम फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसके लिए ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। इस पर ज़्यादा डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर क्या बातचीत हुई और इसके क्या मायने हैं? देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री के मोदी के जन्मदिन की बधाई ट्रंप साहब सबसे पहले दिए, उसके बाद कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने दिए। ये एक सामान्य बात होती है, लेकिन ऐसे मौके पे ट्रंप का बधाई देना कुछ खास इस वजह से था कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार दोनों देशों के बीच में संबंधों में एक तनाव सा दिख रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के अटपटे बयानों को लेकर के चर्चा यहाँ तक चल रही थी, अटकलें यहाँ तक उठ रही थी कि दोनों देशों के बीच जो सामरिक संबंध है 25 साल से चला आ रहा है, शायद उसमें अब खटास आने वाली है। चर्चा यहाँ तक चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं, जुड़ाव है ट्रंप के, उसमें शायद कहीं खटाव तो नहीं आ रहा है, दूरी तो नहीं हो रही है। लेकिन उन तमाम अटकलों पर कल हुई बातचीत ने विराम लगा दिया, क्योंकि बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से इस बातचीत को साझा किया वो काफ़ी गौर करने लायक था। सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा बातचीत में कि दोनों, चाहे ट्रंप हो चाहे मोदी हो, दोनों चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में सामरिक रिश्ते जो हैं एक नई ऊंचाई तक छुए, उसके लिए दोनों नेता प्रतिबद्ध हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में साझेदारी, कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आगे काम करते रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये चाहते हैं कि दुनिया भर के नेता उनकी तारीफ करें कि विश्व में शांति लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूं, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस बयान का, प्रधानमंत्री मोदी के इस सराहना का डोनाल्ड ट्रंप ने धन्यवाद भी दिया। तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था, ऐसे मौके पर दोनों लोगों की तरफ से साझेदारी वाला बयान आना। और ये सारी चीज़ें ऐसे समय पर हुई जब एक दिन पहले 7 घंटे तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई ट्रेड डील को आगे बढ़ाने को लेकर के, और वहाँ फैसला ये लिया गया कि ट्रेड डील को आगे बढ़ाने की जो भी कोशिशें की जा रही हैं उसमें और तेजी लाई जाएंगी। तो ट्रंप के कॉल और प्रधानमंत्री मोदी के धन्यवाद के बीच दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊंचाई की भी बात हो रही है। आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी। थैंक यू मेरे फ्रेंड, जरूर जुड़िए। बाजार में तेजी का दौर जारी है। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 313 पॉइंट और निफ्टी 91 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक भी 4 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स की आज फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज के कारोबार में पीएसयू बैंक, डिफेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। पीएससी, तेल गैस और बैंकिंग इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं, जबकि मेटल, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों पर दबाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 11 साल हो गए हैं। मोदी राज में देश की इकोनॉमी का कैसा रहा प्रदर्शन, पूरी रिसर्च के साथ बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, जबरदस्त ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। पिछले 11 सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगातार हायर हाइज देखने को मिले, ना कि सिर्फ मार्केट में, इकोनॉमी के फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो ग्रोथ ऐसी रही है कि जिसने भारत को ग्लोबल रिकग्निशन दिखाई है। अब रिटर्न्स की बात करें तो निफ्टी में तकरीबन पिछले 11 साल में 240% की तेजी देखने को मिली है, लेकिन इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर भी जबरदस्त ग्रोथ रही है। अब जीडीपी के आंकड़े देखते हैं। 2014 में जब मोदी जी ने चार्ज लिया था तब 2 लाख करोड़ डॉलर के आसपास की जो है इकोनॉमी थी जीडीपी के लिहाज से। अब ये डबल होगी, यानी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और ये ग्लोबल रिकग्निशन इसके लिए क्योंकि 2014 में आप देखें तो हमारी जीडीपी के लिहाज से 10वीं नंबर पे हमारी पोजीशनिंग थी, जो कि अब 4th नंबर पर आ गई है। तो आप देखें कि जो टॉप कंट्रीज होती हैं उनकी लिस्ट में हम आ चुके हैं। साथ में अगर आप देखें तो फॉरेक्स रिजर्व के लिहाज से तो सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। जबरदस्त अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहां पर भी
2x बढ़त फॉरेक्स रिजर्व्स में देखने को मिली। बात करें एफडीआई की तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स अब आपको भारत में देखने को मिले। 2014 में 36 अरब डॉलर के आसपास थे, जो यहां पर भी 2x ग्रोथ है, 71 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास जो है यहां पर ये आंकड़ा आपको देखने को मिला है। अब बात करें इकोनॉमी के केपेक्स की, तो केपेक्स के लिहाज से जो 2014 में 2 लाख करोड़ के आसपास का केपेक्स था, ये अब 11.21 लाख करोड़, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार फोकस रहा है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम और इनिशिएटिव भी यहां पर लॉन्च किए गए थे। अब 2014 में देखें तो ना के बराबर ऐसे स्टार्टअप थे जो कि यूनिकॉर्न थे। इनकी अगर आप गिनती करने जाएं तो शायद 10 से भी कम निकलेगी, लेकिन अब ये आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। इंडियन स्टार्टअप्स का ग्लोबल रिकॉग्निशन यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेस ऐसी है जिसने निवेशकों को भी भरपूर रिटर्न्स दिए हैं, और यहां पर जो 2014 में एलोकेशन करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास था, अब वो 6.81 लाख करोड़, सिग्निफिकेंट बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है। रिन्यूएबल एनर्जी के फ्रंट पर भारत ने लीप लिया है, बड़ी ग्रोथ दिखाई है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले। अब 34 गीगावाट की जो क्षमता थी वो 195 गीगावाट यहां पर देखने को मिली है। हाईवे के फ्रंट पर अगर आप देखें तो काफी रफ्तार से नए हाईवे के कंस्ट्रक्शन देखने को मिले हैं। 2014 में हाईवे बनने की जो रफ्तार थी प्रतिदिन 12 किलोमीटर के आसपास थी, जो कि अब अगर आप देखें तो 33 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन, ये आंकड़ा, ये केपेक्स की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और साथ में अगर आप देखें तो जो एयरपोर्ट्स की विस्तार देखने को मिले, यानी 2014 में पूरे इतने बड़े देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब ये आंकड़ा 150 के पार देखने को मिला। तो मार्केट के साथ अगर आप देखें तो इकोनॉमी के फ्रंट में भी जबरदस्त ग्रोथ रही है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी से परेशान देश के रेस्टोरेंट्स अब एक बार फिर कानूनी लड़ाई शुरू करने की तैयारी में है। साथ ही बड़े डिलीवरी प्लेयर्स के नए नए विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। गोवा में इंडियन रेस्टोरेंट समिट में इसके लिए रणनीति बनाई गई। देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। गोवा में इंडियन रेस्टोरेंट समिट में देश भर के रेस्टोरेंट मालिक जुटे। यहाँ फोकस रहा फूड डिलीवरी बिजनेस से मिल रही चुनौती। कमीशन की दरें, प्राइवेट बिल्स और पारदर्शिता की कमी का मामला पहले से कंपटीशन कमीशन में है। अब NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कानूनी लड़ाई को और तेज करने पर विचार कर रहा है। उनका खुद का प्राइवेट लेबल करना, जहाँ पे वो वही खाना बेचो जो हम बेचते हैं थ्रू देयर ऐप कॉल्ड बिस्ट्रो, जो जोमेटो करता है, और स्विगी विद स्नैक, वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट इट, कंप्लीटली अगेंस्ट इट। और उसके लिए अगर हमको कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा तो हम लेंगे, ज़्यादा हम ले भी रहे हैं। कमीशन हमारे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं रहा है, किस तरीके से आप कमीशन चार्ज करोगे वो प्रॉब्लम रहा है। जोमेटो और स्विगी के वर्चस्व वाले फूड डिलीवरी सेक्टर में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अब नए विकल्पों की तलाश भी कर रही है। ONDC नेटवर्क के साथ पहले की कोशिशें सफल नहीं हुई, लेकिन अब नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। ONDC के साथ जो थोड़े चैलेंजेस थे वो अब सॉल्व हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी उसमें बहुत एक हिस्सा ले रही है टू पुश ONDC एज अ प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। रैपिडो जैसी एक एंट्रेंट आ गए हैं, प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसके पास 60 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, व्हिच इज मोर देन इवन जोमेटो। सो इस हिसाब से मुझे लगता है ये जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं इट्स फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के पास ऑप्शन होनी चाहिए, कस्टमर के पास ऑप्शन होनी चाहिए। जो हमारे कुछ चैलेंजेस हैं एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ वो सॉल्व हो जाएंगे। NRAI 6 करोड़ ग्राहक बेस वाले रैपिडो के साथ करार करने की तैयारी कर रहा है। वहीं गूगल से भी बात चल रही है ताकि रेस्टोरेंट्स को नए तरीके की लिस्टिंग और ग्राहकों को डिलीवरी के अलग अलग विकल्प मिल सके। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने ट्रेडिशनल फूड एग्रीगेटर्स का विकल्प खोजने की कोशिश की है। कोशिशें इससे पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार टर्म्स पहले से ज्यादा क्लियर हैं और डिलीवरी पार्टनर्स की रीच पहले से कहीं ज्यादा। रोहन सिंह, गोवा। इस साल नवरात्रि में सिर्फ गरबा ड्रेस ही नहीं, ड्रेस के ऊपर पहने जाने वाली ज्वेलरी भी बदल जा रही है। इस बार ज्वेलरी में क्या है नया ट्रेंड, देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। लुक में सोने चांदी के गहनों को टक्कर देती लेकिन काफी सस्ती इमिटेशन ज्वेलरी अब फैशन का हिस्सा है। हर साल नवरात्रि में ऐसी ज्वेलरी का नया कलेक्शन ट्रेंड में आता है। इस बार इसमें फ्यूजन ज्वेलरी भी जुड़ गई है, यानी कि इमिटेशन ज्वेलरी के साथ सिल्वर कॉम्बिनेशन। इस ज्वेलरी की रेंज 3,000 से लेकर 15-20 हज़ार रुपए तक जाती है।
फ्यूजन ज्वेलरी इस टाइम का सबसे नया कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर सिल्वर के साथ जड़ाऊ मोटिव्स का मिक्सचर है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, हमने सिल्वर का बेस यूज किया है, रियल जेमस्टोन्स है, बॉटम की बंदई है, नए कलर्स का मिक्सचर किया हुआ है। और अगर अपने सिल्वर ज्वेलरी की बात करें तो उसका रिस्ट्रिक्शन खाली 9 दिन के लिए नहीं है, फिर आप पीछे संगीत है, मेहंदी है, या कोई भी आप अपने पर्सनल ओकेजन के अंदर पेयर कर सकते हो। गुजरात में पिछले 2 साल से गरबा के दौरान ट्राइबल ऑर्नामेंट्स पहनने का भी चलन रहा है। शहरी आबादी के लिए बिल्कुल नए किस्म के बाजू चूर कड़ा, सात लड़ा, हार, तोड़ा, कमरबंद जैसी चीजें महंगी जरूर हैं, लेकिन इनको नवरात्रि में पहनकर डांडिया खेलने वाला भी एक वर्ग है। पुराना जो हमारा जो ट्रेडिशनल ट्राइबल ज्वेलरी होता है, जो इंडिया के अलग अलग गाँवों में जो ट्राइबल ज्वेलरी चल रहा था, पीपल वांट टू गो बैक टू दैट। तो जैसे कि हसलियाँ है, जैसे कच्छ भुज की अलग हसलियाँ होती है, राजस्थान में अलग हसलियाँ होती है, तो लोग पीपल वांट टू बाय दैट। फिर हमारे तोड़ा एंकलेट्स है, वो बाय कर रहे हैं। लिंगायत कम्युनिटी स्पेसिफिकली उनके जो पेंडेंट्स होते हैं, हमें उसकी इंक्वायरीज आई है। साल में कुछ खास मौके पर पहनने वाली ऐसी ज्वेलरी की डिमांड नवरात्रि और दूसरे त्योहारों में बढ़ती जा रही है। ड्रेस के साथ साथ अब ज्वेलरी पर भी युवा है वो खर्च करने लगा है। ऐसे में अगर ऐसी ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिल जाए तब तो नवरात्रि में गरबा घूमने का और ही आनंद आता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।